नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाली परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर हम जिस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने जा रहे हैं वह 2023 का प्रश्न पत्र है और इसी प्रकार के प्रश्न आपसे 2024 के भी परीक्षा में पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र टोटल 75 नंबर का है और 3 घंटे में इसको आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। 3 खंडों में आपका प्रश्न पत्र है। जो पहला खंड है वह खंड अ है, जिसमें आपको अति लघु उत्तरी प्रश्नों का जवाब देना है और अति लघु उत्तरी जो प्रश्न है ये टोटल 10 हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर आपको देना होगा। चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार का नाम लिखें। यानी पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो पृथ्वीराज रासो के जो लेखक हैं वह हैं चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे और पृथ्वीराज चौहान के ही ऊपर इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ लिखा है, जिसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है और यह महाकाव्य कुल 69 समय में विभाजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आल्हा खंड के रचनाकार का नाम लिखें। आपको आल्हा खंड के रचयिता का नाम लिखना है यहाँ पर। तो आल्हा खंड दोस्तों जगनिक के द्वारा लिखा गया है। जगनिक ने एक रचना की थी जिसका नाम है परमाल रासो और परमाल रासो का ही एक भाग है आल्हा खंड। तो आल्हा खंड के रचयिता हैं जगनिक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है। यानी किसके द्वारा विनय पत्रिका की रचना की गई थी। तो इसके रचनाकार हैं दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास ने ब्रज भाषा में इसकी रचना की थी और इसमें विनय के पद संग्रहित किए हैं। चौथा प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है। यानी रामचंद्रिका जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में केशव दास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। पांचवा प्रश्न है, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, यह किसकी पंक्ति है। यानी किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो यह पंक्ति जो है कबीरदास की है और कबीरदास संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि हैं। आपको बताना है कि बिहारी लाल किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों बिहारी लाल रीति काल के रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। सातवां प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है। तो ब्रह्म राक्षस जो कविता है यह मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई है और मुक्तिबोध का एक कविता संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। उसी कविता संग्रह में यह कविता संग्रहित है, यानी वहीं से यह कविता लिया गया है। आठवां प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह किसकी पंक्ति है। किसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है। तो इस पंक्ति के रचयिता है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा दोस्तों छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं। नौवां प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है। आपको बताना है कि पद्मावत जो ग्रंथ है यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत ग्रंथ मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है और इसकी रचना उन्होंने 1540 ईस्वी में की थी। और आपको बता दें जायसी जो हैं सूफी काव्यधारा के सबसे प्रमुख कवि हैं और पद्मावत उस काव्यधारा का सबसे प्रमुख काव्य ग्रंथ है। 10वां और अंतिम प्रश्न है अति लघु उत्तरी प्रश्नों में से, 3 छायावादी कवियों के नाम लिखें। यहाँ पर आपको 3 छायावादी कवियों के नाम बताने हैं। तो पहला हो गया जयशंकर प्रसाद, दूसरा हो गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और तीसरा हो गया सुमित्रानंदन पंत। यह 3 छायावादी कवियों के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। इसी प्रकार से 10 अति लघु उत्तरी प्रश्न आपसे आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे और इससे संबंधित मॉडल पेपर हमने अपने चैनल पर पहले से ही डाल दिया है। 50 प्रश्नों का सेट है, उसको जाकर के आप देख सकते हैं और अति लघु उत्तरी प्रश्नों को आसानी से वहां से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा खंड है खंड ब, जहां पर हमें लघु उत्तरी प्रश्नों का उत्तर देना है और इसमें से किसी 5 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। टोटल 8 लघु उत्तरी प्रश्न है और 8 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर यहां पर आपको देने हैं। आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है जो पेपर का दूसरा प्रश्न है और लघु उत्तरी प्रश्नों में पहला प्रश्न है, रीति मुक्त परंपरा पर टिप्पणी लिखें। आपको यहाँ पर रीति मुक्त परंपरा क्या होता है इसके बारे में बताना है। आपको बता दें कि रीति काल के भीतर प्रमुख रूप से 3 काव्यधारा चली थी। एक रीतिबद्ध काव्यधारा,
दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। तीनों काव्य धारा राज दरबारों में ही फले फूले थे, लेकिन जो रीति मुक्त काव्य धारा थी यह किसी प्रकार के नियमों को और किसी प्रकार की मान्यताओं को नहीं मानती थी। हृदय के स्वच्छंद प्रवाह के आधार पर इसने कविता की रचना की है, यानी इनके द्वारा किसी प्रकार के रीतियों का ध्यान नहीं रखा गया है। ये न तो संस्कृत से लक्षण ग्रंथों की रचना करते हैं और न ही लक्षण ग्रंथों के नियमों को ध्यान में रख करके ही कविता करते हैं। आपको यहाँ पर इसके परंपरा को बताना है। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कवि आते हैं, जैसे घनानंद हो गए, आलम हो गए, बोधा हो गए, द्विजदेव हो गए, ठाकुर हो गए। इनके बारे में बता करके आपको इस काव्य धारा की विशेषताओं पर थोड़ी सी चर्चा करनी होगी, जैसे प्रेम का उदात्त वर्णन, विरह की अनुभूति, इस प्रकार की इनकी विशेषताओं को यहाँ पर आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा पर टिप्पणी लिखें। आपको यहाँ पर बताना होगा कि रासो काव्य क्या होता है, कौन कौन सी इसकी परंपरा रही हैं और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, संक्षेप में उस पर चर्चा करनी होगी। रासो काव्य धारा दोस्तों आदिकाल की काव्य धारा है और हम सभी जानते हैं कि आदिकाल का जो समय रहा है उसमें कई राजे महाराजे रहे हैं और प्रत्येक राजा महाराजा के दरबार में कोई न कोई कवि होता था जिसको चारण कवि के नाम से जाना जाता था, और उसी चारण कवि के द्वारा जो रचना की गई है उसी को रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। यानी उनके द्वारा, चारण कवियों के द्वारा लिखे गए काव्य को रासो काव्य के नाम से जाना जाता है। जैसे यानी हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं कौन कौन सो रासो काव्य धारा में आते हैं। खुमाल रासो है जिसकी रचना दलपत विजय के द्वारा की गई है। बीसल देव रासो है जिसकी रचना नरपत नाल्ह के द्वारा की गई है। परमाल रासो है जिसकी रचना जगनिक के द्वारा की गई है। पृथ्वीराज रासो है जिसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई है। इनकी जो विशेषताएं हैं वह है राजा का गुणगान करना। जिस राजा के दरबार में रहते थे अपने राजा का गुणगान करते थे, उन्हीं की प्रशंसा अतिशयोक्ति में किया करते थे, युद्धों का सजीव वर्णन करते थे और कहीं कहीं राजा के प्रेम का चित्रण भी इनके द्वारा किया जाता था। तो इस काव्य धारा पे आपको टिप्पणी लिखना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है इसमें, सगुण काव्य परंपरा और निर्गुण काव्य परंपरा का अंतर स्पष्ट करें। आपको सगुण और निर्गुण में यहाँ पर अंतर बताना है कि सगुण परंपरा में और निर्गुण परंपरा में क्या अंतर होता है। आपको बता दें कि भक्ति काल में जो सगुण काव्य धारा है इसके अंतर्गत राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा आती है, और निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा आती है। आपको दोनों में अंतर बताना है। सगुण काव्य धारा में मूर्ति पूजा होती है और निर्गुण काव्य धारा में मूर्ति पूजा नहीं होती है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर को विष्णु का अवतार माना जाता है और निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर निराकार रूप में है, यह विष्णु का अवतार नहीं माना जाता है। सगुण काव्य धारा में ईश्वर के भीतर कुछ गुण हैं, जैसे दया है, करुणा है, माया है। इस प्रकार से गुणों से ईश्वर जो है विभूषित है। लेकिन निर्गुण काव्य धारा में ईश्वर गुणों से विभूषित न होकर के गुणातीत है, यानी सभी प्रकार के गुण उसमें समाहित होते हैं। तो इस प्रकार के अंतर आपको सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा में बतानी है और लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पर आपको छायावाद की विशेषता बतानी है। हम सभी जानते हैं कि छायावाद हिंदी साहित्य में 1918 से लेकर के 1936 तक रहा है और इसके विशेषताओं के बारे में आपको लिखना है। जैसे स्वतंत्र चेतना हो गया, व्यक्तिकता हो गया, काल्पनिकता हो गया, वेदना हो गया, रहस्यवाद हो गया, स्त्री चित्रण हो गया, राष्ट्रीयता हो गया और भाषा शैली हो गया। इस प्रकार के छायावाद की विशेषताओं को आपको यहाँ पर चर्चा करनी है और उसको विस्तार से आपको लिखना है। छठा प्रश्न है, कविता में प्रतीक विधान क्या है। आपको कविता में प्रतीक विधान क्या है इसको बताना है। प्रतीक का आशय दोस्तों चिन्ह होता है। कविता में कभी कभी कोई बात सीधे न कहकर प्रतीक के माध्यम से कहा जाता है, जिससे कविता में सहजता आ जाती है और कविता में जो कवि होता है वो बहुत सारे वर्णनों से बच जाता है। तो कविता में यहाँ पर आपको बताना है कि प्रतीक क्या होते हैं और कविता में किस प्रकार से प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, सरोज स्मृति किसकी रचना है और वह हिंदी के किस विधागत अभाव को पूर्ण करती है। तो हम सभी जानते हैं कि सरोज स्मृति जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, जो 1935 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। सरोज उनकी पुत्री का नाम था और अपनी पुत्री के मृत्यु होने पर उन्होंने शोक काव्य के रूप में इसकी रचना की थी। यहाँ पूछा गया है कि वो हिंदी के किस विधागत अभाव को पूर्ण करती है,
तो एक प्रकार का शोक गीत हिंदी में नहीं लिखा गया था, जो पुत्री के मृत्यु के ऊपर लिखा गया है, तो इसी को पूर्ण करती है यह। तो यही उत्तर आपको यहाँ पर विस्तार से थोड़ा लिखना है। 8वां प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस का ब्रह्म राक्षस कौन है और किस तरह, यानी किस तरीके से वह ब्रह्म राक्षस बना हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। हम सभी जानते हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है वह पूर्व जन्म में एक व्यक्ति है जो मध्यवर्गीय चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पाता है। वह कमरे में गुणा गणित करता हुआ मर जाता है और अपना काम पूरा न कर पाने के कारण वह प्रेत योनि में चला जाता है और ब्रह्म राक्षस बन जाता है। इसी के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर बताना है। 9वां प्रश्न है, कबीर के राम और तुलसी के राम का अंतर स्पष्ट करें। इन कबीर के राम में और तुलसी के राम में क्या अंतर है, इसके बारे में आपको यहाँ विस्तार से बताना है। तो कबीर के राम दोस्तों निर्गुण हैं और तुलसी के राम जो हैं सगुण हैं। तुलसी के राम जो हैं विष्णु के अवतार हैं और कबीर के राम विष्णु के अवतार नहीं हैं। तुलसी के राम जो हैं दशरथ के पुत्र हैं, लेकिन कबीर के राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। तुलसी के राम में दया, माया, ममता जैसे कुछ गुण हैं। कबीर के राम जो हैं वो गुणातीत हैं, उन्हीं के द्वारा सभी गुणों का निर्वहन होता है, यानी उन्हीं में सभी गुण पाए जाते हैं। तो ये जो है कबीर के राम और तुलसी के राम में कुछ अंतर हैं, जिसका वर्णन यहाँ पर आपको करने हैं। यहाँ पर 8 प्रश्न टोटल दिए हुए हैं, कुल 5 प्रश्न ही आपको करने हैं। यहाँ पर जो 9 प्रश्न आपके दिख रहे हैं, तो पहला प्रश्न जो है खंड अ के हैं और खंड ब में 8 प्रश्न ही दिए हुए हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको केवल देने हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा खंड है जिसका नाम है खंड स। यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है और इसमें से 2 प्रश्नों को उत्तर आपको देने हैं। 4 प्रश्न टोटल यहाँ पर हैं, 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। यहाँ पर एक प्रश्न 10 नंबर का होगा, दोनों प्रश्न मिलाकर 20 नंबर के हो जाएंगे आपके। चलिए देख लेते हैं इन प्रश्नों को। पहला है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख तत्वों का वर्णन करें। यानी भक्ति आंदोलन किन किन तत्वों को लेकर के आगे बढ़ी हुई थी, इसी का वर्णन इसमें आपको करना है। हम सभी जानते हैं कि भक्ति का जो उद्भव हुआ था वह दक्षिण भारत में 6वीं 7वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। तो 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद आसपास दक्षिण भारत में भक्ति का उद्भव हुआ था और 12वीं 13वीं शताब्दी में यह उत्तर भारत में फैला हुआ था। आपको बताना है कि किन किन तत्वों को लेकर के यह आगे बढ़ रहा था। जैसे मानवता हो गया, मानवता इसका एक प्रमुख तत्व था। जाति पाति का विरोध हो गया, पाखंड का खंडन हो गया। इन सब तत्वों को आपको बताना है कि भक्ति आंदोलन इन तत्वों को लेकर के चला था। प्रगतिशील दृष्टिकोण हो गया, लोक मंगल की कामना हो गई, इन सभी तत्वों को लेकर के भक्ति आंदोलन चला था और इन्हीं तत्वों के बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर वर्णन करना है। 11वां प्रश्न है, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध का अंतर स्पष्ट करें। आपको रीतिकाल के रीतिबद्ध कविता में और रीति सिद्ध कविता में अंतर बताना है। दोनों दोस्तों राज दरबार में लिखे गए हैं, राजाओं के सानिध्य में ही दोनों प्रकार की कविता लिखी गई हैं, रीतिबद्ध कविता भी और रीति सिद्ध कविता भी। दोनों में सबसे प्रमुख अंतर यह है कि जो रीतिबद्ध कवि थे ये पहले संस्कृत से लक्षण ग्रंथों का अनुवाद करते थे, यानी संस्कृत से सिद्धांतों का अनुवाद करते थे। फिर उन सिद्धांतों के अनुवाद जो करते थे उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर कविता करते थे। यानी जो रीतिबद्ध कवि हैं पहले सिद्धांत लिखते थे फिर कविता लिखते थे, लेकिन जो रीति सिद्ध कवि हैं वह लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं करते, वो किसी प्रकार के सिद्धांतों का अनुवाद नहीं करते हैं, केवल और केवल सिद्धांतों को ध्यान में रख करके कविता करते हैं। यही दोनों में प्रमुख अंतर है। आपको इसी अंतर को विस्तार से यहाँ पर लिखना है, तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, सूफी शब्द का क्या अर्थ है और यह किस काव्य परंपरा का बोध कराता है। आपको यहाँ पर सूफी शब्द का अर्थ बताना है और बताना है कि किस काव्य परंपरा का यह बोध कराता है। तो जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति अलग अलग ढंग से मानी जाती है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि इसकी उत्पत्ति सूफ से हुई है, सूफ का मतलब होता है ऊन। कुछ का मानना है सफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है पंक्ति। कुछ का मानना है कि सूफा से हुई है, जिसका अर्थ होता है चबूतरा। और कुछ का मानना है सफा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र। तो अलग अलग सूफी शब्द के अर्थ हैं, उन सबका जिक्र यहाँ पर करना है और आपको बताना है कि किस काव्य परंपरा का बोध कराता है। यह निर्गुण काव्य परंपरा में आता है। निर्गुण काव्य परंपरा में सूफी काव्यधारा है यह, जो मुल्ला दाऊद के चंदायन से लेकर के 17वीं 18वीं शताब्दी तक चलता है।
जायसी इस काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं और उनके द्वारा जो पद्मावत ग्रंथ की रचना की गई है वह इस काव्य परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो उसके बारे में विस्तार से आपको यहाँ पर लिखना है, तो आपका उत्तर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, प्रगतिवादी कविता पर प्रकाश डालें। आपको यहाँ पर प्रगतिवादी कविता के बारे में बताना है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य में 1936 से लेकर के 1943 तक के समय को प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। ये जो प्रगतिवादी कविता है वो मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है, शोषितों के प्रति सहानुभूति रखती है, सामाजिक परिवर्तन की चेतना इसमें पाई जाती है, राजनीतिक व्यंग पाया जाता है, प्रकृति का ग्रामीकरण किया गया है, ग्राम में प्रकृति का वर्णन किया गया है, दाम्पत्य प्रेम इसमें पाया जाता है और जो भाषा शैली होती है वो आम बोलचाल की होती है, सहज होती है और इसी के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे 2024 के में भी पूछे जाएंगे। जहां जहां सब्जेक्टिव पेपर होगा आप इस मॉडल पेपर को देख लीजिएगा पूरा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।